नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। तीसरा डोज, बूस्टर डोज, प्रिकॉशनरी डोज, जो भी आप कह लें, इस डोज को लेकर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया है। और ये सवालिया निशान है इस देश के सिस्टम पे। और अभी तक 6-7 महीने बूस्टर डोज को हिंदुस्तान में लगते हुए हो गए हैं, लेकिन कोई बताने वाला नहीं है कि इस प्रिकॉशनरी डोज की जांच किसने की थी और अप्रूव किसने किया था। प्रधानमंत्री ने खड़े होकर जो ऐलान किया था दिसंबर में कि बूस्टर डोज लगवा लें, प्रिकॉशनरी डोज लगवा लें, वो किस जगह पे, किस संस्था में अप्रूव किया गया था। बूस्टर डोज की किसने परीक्षा की थी, किसका परीक्षण किया था। द वायर साइंस करके एक संस्था है, वो 6 महीने से लगातार आरटीआई के ज़रिए ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि बूस्टर डोज कहीं से अप्रूव हुआ भी था या नहीं हुआ था। उसने कई आरटीआई डाली हैं। अभी मैं सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा कि द वायर का ये इन्वेस्टिगेशन क्या कहता है, और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहानी के पीछे क्या हो सकता है। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं अभी हाजिर होता हूँ। 25 दिसंबर क्रिसमस का दिन था। अगर आप ध्यान से देखें, उस तारीख के बैकग्राउंड में जाएं तो ये वही दिन है जिस दिन अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन होता है। और यही वो दिन है जिस दिन मोदी जी लाहौर गए थे अचानक नवाज शरीफ के पारिवारिक समारोह में। 25 दिसंबर को शाम को खड़े होकर मोदी जी ने देश के लोगों से कहा कि प्रिकॉशनरी डोज हम अप्रूव कर रहे हैं। और जब उन्होंने ये प्रिकॉशनरी डोज देने का ऐलान किया तो इसी के साथ पूरे मुल्क में जो लोग थोड़ा समझदार लोग हैं, सब चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करते हैं, बड़ी संख्या में हमारे दर्शक भी उसमें होंगे, उन्होंने ये जांचने की कोशिश की ये तीसरा डोज अप्रूव कब हुआ, किसने अप्रूव किया, कैसे अप्रूव किया। और ये सोचने वाले सिर्फ कुछ हमारे लोग ही नहीं थे, और बहुत सारे लोग थे। और वायर साइंस ने इस पर काम करना शुरू किया। उसने कहा जाना जाए कि कैसे पता लगेगा, क्योंकि जब ये ऐलान कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, उस दिन चौंकने वाली बात ये भी थी कि 25 दिसंबर को ऐलान कर रहे हैं, 24 दिसंबर को उससे ठीक एक दिन पहले हमारे देश के 3 बड़े लोग जो कोरोना और कोविड के प्रबंधन का काम कर रहे हैं, जिनमें वीके पॉल, बलिराम भार्गव और राजेश भूषण हैं। तीनों को आप जानते हैं। और ये तीनों, राजेश भूषण तो स्वास्थ्य सचिव हैं, और इन तीनों ने बाकायदा जब इनसे सवाल पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो उन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि बूस्टर डोज हम लागू करने जा रहे हैं। गोल गोल घुमाते रहे। और अगले ही दिन ये अप्रूव हो गया तो लोग चौंके, क्योंकि जो लोग हेल्थ बीट कवर करते हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, उनको लगा बॉस कि ये क्या हो रहा है कि अभी तक हम बूस्टर डोज पे हमको कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था, और अचानक रातों रात प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा कर दी। ये कौन सा गुप्त ऑपरेशन था, ये कौन सा सर्जिकल स्ट्राइक था। तो लोगों ने जानने की कोशिश की, और उसके बाद द वायर साइंस, जिसको मैं कोट कर रहा हूँ, उसने 6 आरटीआई डाले अलग अलग जगहों पे, और डालने की और जानने की कोशिश की। तो पहले शुरुआत करते हैं सिलसिलेवार तरीके से। उन्होंने क्या किया, सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ड्रग कंट्रोलर जनरल मान लीजिए एक तरह से, जो कि ड्रग रेगुलेटर है हिंदुस्तान में, कोई भी ड्रग, और इंडिपेंडेंट बॉडी है, सरकार से अलग स्वतंत्र होकर काम करती है। और हिंदुस्तान में कोई भी दवा अगर अप्रूव होगी तो इनकी मर्जी के बगैर नहीं हो सकती, इनसे अप्रूवल लेनी पड़ती है। तो तीसरे डोज की अप्रूवल हुई क्या? और इसके जवाब में जब उन्होंने इनसे आरटीआई के ज़रिए पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे इस तरह के जो ख़ास तौर पे जो मिनट्स हैं वो हमारी वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, वहाँ आप देख लीजिए। अभी आगे उन मिनट्स की चर्चा होगी और मैं आपको बताऊंगा उनमें कैसा। लेकिन एक दूसरे आरटीआई इन्होंने और डाली थी जो फॉरवर्ड करके उनको भेज दी गई थी, CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने कहा कि हमने प्रिकॉशनरी डोज को अप्रूव ही नहीं किया है, ये एक आरटीआई के जवाब में कहा। अब आप सोचिए, कायदे से तो इसी के आधार पर तय कर लेना चाहिए था कि प्रधानमंत्री ने जो ऐलान कर दिया वो दवा अप्रूव हुई नहीं थी, लेकिन द वायर ने फिर भी
जानने की कोशिश की कि हो सकता है कहीं और किसी और चैनल से कोई एक बाईपास कर दिया हो, कुछ कर दिया हो, पता तो चले। उसके बाद उन्होंने जब जाके अप्रैल पे उस वेबसाइट के जिन मिनट्स की बात हो रही थी, जब वहाँ जाके देखा तो वेबसाइट पे अप्रैल के बाद से कोई मिनट डाले ही नहीं गए हैं, जबकि वो कह रहे हैं कि आपने मिनट डाल दिए और वेबसाइट पे देख लीजिएगा। मिनट्स मतलब वो होता है जो मीटिंग की कार्रवाई, मीटिंग में किसने क्या कहा, किसने क्या आपत्ति की, सब कुछ मीटिंग में जो बातचीत होती है उसको कागज़ पे उतारा जाता है ताकि भविष्य में रहे रिकॉर्ड पे। और इसी मिनट्स, जब अप्रैल के बाद से कोई मिनट्स डाले नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जब इसी मामले में पूछा गया था तो वहाँ पे जाके इसी संस्था ने, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमारे सारे मिनट्स पड़े हुए हैं वहाँ पे और फुल ट्रांसपेरेंसी है। अब क्या होता है कि इस सब मामलों में जो चर्चा होती है इसके लिए एक सब्जेक्ट कमेटी होती है, जो एक जिसके पास में कोई भी संस्था कंसिडरेशन के लिए जाता है और भेजती है और फिर वो उसको अप्रूव करती है। तो जो सब्जेक्ट कमेटी है उसके मिनट वेबसाइट पे पड़े हुए हैं, वहाँ से आप देख लीजिए, ये उन्होंने कहा। वेबसाइट पे वो मिनट नहीं मिले, जबकि ये समिति अपने जो मिनट्स, जो कार्रवाई होती है उसके मिनट्स भेजती है CDSCO को, लेकिन CDSCO ने कह दिया कि भाई मिनट्स वहाँ वेबसाइट पे देख लीजिए, सब डले हुए हैं। और कोर्ट में भी कह चुके थे कि हम वेबसाइट पे सब कुछ डाल रहे हैं, जबकि अप्रैल के बाद से उन्होंने कोई भी मिनट नहीं डाले थे। और इससे ये पता चला कि कोई भी डाटा अवेलेबल ही नहीं है अप्रूवल का, क्योंकि एक RTI में तो वो कह चुके थे कि हमारे पास में अप्रूवल के लिए आया ही नहीं है, और दूसरी में उन्होंने कह दिया कि मिनट्स पड़े हुए उनको देख लीजिए। आगे भी इन्वेस्टिगेट करना था तो उन्होंने RTI को एक और जगह डाला, वो था नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप यानी NTAGI। इसमें बहुत सारे प्राइवेट स्टेक होल्डर्स भी होते हैं, सरकार भी होती है, और जो बाकायदा इसकी जांच करती है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया देती है। सरकार ने कहा कि ये मिनट नहीं दे सकते। जब इसके लिए NTAGI के लिए जब उन्होंने जाके रिट डाला तो उन्होंने कहा कि मिनट नहीं दे सकते, लेकिन इस मामले को हमने देखा था। तो उसके बाद एक उस पर एक अपील डाली गई और कहा कि आपके मिनट्स वेबसाइट पे नहीं मिल रहे हैं। तो सरकार ने कहा कि ये स्ट्रेटजिक और साइंटिफिक अफेयर का मामला है, इसमें कुछ गूढ़ और गुप्त बातें हुई हैं जो आपको बताई नहीं जा सकती। फिर एक अपील डाली गई कि आपने सुप्रीम कोर्ट में तो कहा था कि मिनट्स को हम वहाँ पे डाल के रखते हैं, तो उस जगह पे आपके मिनट्स क्यों नहीं हैं। तो सरकार ने कहा कि जो 16वीं मीटिंग हुई थी NTAGI की, उस तक के मिनट्स हैं, उसके बाद के मिनट्स कंपीटेंट अथॉरिटी के अप्रूवल के लिए पड़े हुए हैं। यानी वो मिनट कहीं पे अटकी हुई है उनकी फाइल और वो लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। और जून से दिसंबर तक के 6 महीने के सारे मिनट कहीं अप्रूवल में पड़े हुए हैं, क्योंकि ये मिनट जो हैं इन्हीं के ज़रिए आपको पता चलना है कि मीटिंग में क्या हुआ था, बात हुई भी थी कि नहीं हुई थी। लेकिन ये मिनट गायब हैं और ये सारी बातें द वायर के RTI के रिप्लाई के जवाब में आई हैं, जिसको उसने अच्छे से रिपोर्ट किया है। अब पता चलता है कि इसमें एक बहुत बड़ी चर्चा चल रही थी जिसके कारण ये मिनट्स ज़रूरी हैं, और एक्सपर्ट इसलिए भी चौंके थे क्योंकि ये जो बूस्टर डोज था ये होमोलोगस बूस्टिंग के लिए अप्लाई कर दिया गया, वो अप्रूव कर दिया गया था, जबकि इंटरनेशनली इस पे अलग तरह की बात चल रही थी जो हेट्रोलोगस बूस्टिंग के लिए थी। होमोलोगस बूस्टिंग ये होती है कि भाई आपने पहले 2 डोज जिस दवा के लिए थे, तीसरा भी उसी का होगा। हेट्रोलोगस में होगा तीसरा अलग दवा का लगाओ। अब अगर आप थोड़ा सा व्यापारिक गणित लगाएं, साइंस के हिसाब से ना सोचें, तो सबसे पहले जो 2 डोज सबसे ज़्यादा किसके लगे थे, किस कंपनी के लगे थे। अगर आप होमोलोगस करोगे तो तीसरा डोज भी उसी का लगेगा, तो लॉटरी किसकी खुलेगी, चुना वाला कंपनी की। सोचने की बात है। अगर आप हेट्रोलोगस करोगे तो पता चला तीसरे डोज में सीरम इंस्टीट्यूट के डोज नहीं बिकेंगे। और याद करिए उसी दौरान मैंने बार बार वीडियो बना के बताया था कि टीका कंपनियां चटपटा रही हैं, क्योंकि अब कोविड कम होने लग गया है, लोग वो नहीं लगा रहे हैं, और वो कह रहे हैं हमारे पास में तो बहुत सारा स्टॉक पड़ा हुआ है टीकों का, हम क्या करें। और इसको लेके वो सरकार के पास भी गए, तो उसके बाद ऐलान हो गया बूस्टर डोज का।
और ये तब हो रहा है जब आप लगातार देख रहे हो, पूरा मैं रोज़ बना रहा हूँ इकोनॉमी की क्या हालत है, सरकार के पास पैसों की क्या स्थिति है, क्या है। उस बीच में अभी फिर से खैर, अब आप देखिए कि सरकार ने अपने आप कैसे तय कर लिया, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके बाद में नेशनल एक्शन ग्रुप फॉर वैक्सीन फॉर कोविड-19, ये एक नेटवर्क करके एक कंपनी है जिसके चेयरमैन वी के पॉल हैं, और कंपनी क्या एक संस्था है सरकार की बनाई हुई। इसको कहा गया कि भैया आप अपने मिनट दे दो, आपके मिनट में कहीं कोई आया क्या कि आप ये अप्रूव कर रहे हो बूस्टर डोज। तो उन्होंने भी मना कर दिया, कहा कि इसके पीछे स्ट्रेटजिक और साइंटिफिक इंटरेस्ट हैं। अब ये आरटीआई जब इतने सारे डिपार्टमेंट में घूम रही तो कम्युनिकेशन भी कहीं ना कहीं हो जाता है कि भैया ये बार बार पूछ रहे हैं, ज़रा देख लो, सोच समझ के जवाब देना। तो उन्होंने कहा स्ट्रेटजिक और साइंटिफिक इंटरेस्ट हैं, और इसमें ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस और साइंटिफिक एविडेंस के आधार पर फैसला लिया गया है। यानी कि जो चलन पूरी दुनिया में चल रहा है इस समय, उस समय जबकि ये बात है दिसंबर में, और जो वैज्ञानिक साक्ष्य उपलब्ध है उनके आधार पर फैसला लिया गया। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बता दीजिए कि ठीक है, आपने इन दोनों चीज़ों को दिमाग में रख के फैसला लिया है, तो ये वो ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस कौन सी हैं और साइंटिफिक एविडेंस कौन से थे, वो बता दीजिए जिनके आधार पर आपने ये फैसला लिया है, और किस मीटिंग में फैसला लिया ये भी बता दीजिए। तो इसको लेकर मामला दाएं बाएं हो गया, और सरकार ने कहा कि ये भी नहीं बताएंगे, क्योंकि जब इन्होंने अपील की, कहा ये इंटरनल डिस्कशन का विषय है, आंतरिक चर्चा का विषय है। अब मामला फिर अटक गया और सवाल और बड़ा हो गया, और वहीं खड़ा हुआ है कि इस टीके को किसने अप्रूव किया। इसके बाद मामला गया ICMR में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जो इस पूरे ऑपरेशन की चीफ थी एक तरह से देखा जाए। ICMR ही गाइडलाइंस जारी कर रही थी, वो ही कोविड को लेकर लगातार सारी सिचुएशन को डील कर रही थी, और उसने कहा कि ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसमें हमने सरकार से कहा हो कि प्रिकॉशनरी डोज अप्रूव कर दीजिए। यानी फिर पता चला कि प्रिकॉशनरी डोज के अप्रूवल के लिए ICMR ने भी नहीं कहा था। अब वो दर दर घूम रहे हैं आरटीआई लेके, बता दो बॉस कि अप्रूव किसने किया है। हम इसका ये भी निचोड़ निकाल सकते हैं, इसका मतलब किसी ने अप्रूव नहीं किया और सीधे 25 दिसंबर को खड़े होकर मोदी जी ने प्रिकॉशनरी डोज का ऐलान कर दिया। लेकिन ये निष्कर्ष निकालना भी हिम्मत का काम है, और ये निष्कर्ष निकाल के भी हम न्याय नहीं करेंगे। हमको कोई कह तो दे कि कहीं से भी अप्रूवल नहीं मिली। तो इसलिए क्या किया, द वायर ने PMO को लिखा कि PMO भाई आप बताओ, हमने आपके यहाँ RTI लगाई, अब बताओ क्या कोई पत्राचार आपका हुआ, आपने किसी को चिट्ठी विट्ठी लिख के पूछा कि भाई साहब अप्रूवल करने के बारे में कोई बातचीत हुई। तो PMO ने कहा ये तो RTI की कैटेगरी में नहीं आता, इन्फॉर्मेशन की कैटेगरी में नहीं आता, हम आपको नहीं देंगे। अपील की, फिर इनकार कर दिया। PMO तो PMO है। अब बात यह है कि इसके बाद में क्या हुआ कि द वायर साइंस ने अपने प्रिंट कर दिया इसको, स्टोरी को, और बता दिया ऐसा ऐसा हुआ है, और कहीं से भी कोई बता नहीं रहा है। तो दूसरे या उसी दिन NK अरोड़ा साहब जो हैं, उनका एक बयान जारी होता है, और वो कहते हैं कि डिस्कशन हुआ था हमारी मीटिंग्स में। तो उनसे कहा भैया कि कब हुआ था, बोले अक्टूबर में चर्चा हुई थी, नवंबर में चर्चा हुई थी। तो पॉइंट ये है भैया, चर्चा हुई थी या अप्रूवल हुआ था। चर्चा तो बहुत सारी चीज़ों पर होती है, लेकिन मीटिंग में चर्चा होने का मतलब अप्रूवल तो नहीं। तो एक सवाल और खड़ा हो गया कि जब चर्चा हुई थी या अप्रूवल हुआ था, यानी अप्रूवल की बात वो भी खुल के नहीं कह रहे हैं, वो भी तब जबकि वो एक रिपोर्ट आ रही है उसके खंडन करने के लिए बोल रहे हैं, तब भी वो ANI पे एक जो बयान जारी करते हैं उसमें वो खुल के नहीं बोलते हैं। और इसमें भी एक और एंगल आ जाता है, वो ये है कि खुद अक्टूबर में NDTV को इंटरव्यू देके कह रहे हैं NK अरोड़ा साहब कि बूस्टर डोज की ज़रूरत नहीं है, 2 डोज नेचुरल इम्यूनिटी मिला के भरपूर बूस्टर हो गया है, अब कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खुद ही कह रहे हैं अक्टूबर में। नवंबर में कह रहे हैं कि अगर बहुत ज़रूरत पड़ी तो हम इम्यूनो कंप्रोमाइज़ लोग जो हैं उनको दे देंगे। इम्यूनो कंप्रोमाइज़ क्या है, मैंने आपको बताया था, वो लोग जिनके अंदर प्रतिरोधक क्षमता बहुत कमज़ोर है और जिनके डोज
के बावजूद जिनका शरीर उस तरह से अभी बीमारी से लड़ नहीं सकता, यानी किडनी के पेशेंट वगैरह वगैरह। यानी अरोड़ा साहब जो कहे गए उनमें भी विरोधाभास है। तो अब सवाल इस बात का है कि भाई साहब अप्रूव किसने किया? किसने अप्रूव किया? जब प्रधानमंत्री जी ने प्रिकॉशनरी डोज का ऐलान किया, अब तो ज़्यादा बड़े स्तर पर प्रिकॉशनरी डोज लगाने की बातें हो रही हैं, नए सिरे से अभियान हो गया। इस बीच में खबर और याद आती है, मैंने इसका बड़ा समर्थन किया था, अब मैं इसका एक और एंगल देख रहा हूँ। WTO में लगातार मोदी जी लॉबिंग कर रहे थे और पूरा एक अभियान चला रहे थे कि जो टीका है इसका जो प्रोप्राइटरी बेनिफिट है, इसका जो पेटेंट है वो ख़त्म करना चाहिए, इसको पब्लिक के लिए ओपन कर देना चाहिए ताकि कोई भी देश टीका खरीद सके और कोई भी देश टीका बना सके, ताकि टीके की बहुत किल्लत हो रही है वो दूर हो जाए। और मुझे भी लगता था कि भाई कैपिटलिस्ट जो पूंजीवादी एक कब्ज़ा है टीके पे, उसको हटना चाहिए। जन कल्याण की चीज़ है, हर चीज़ में इतना मुनाफा कैसे कमाओगे? बिल गेट्स वगैरह इसके खिलाफ थे। अब जब WTO ने इसको मुहर लगा दी है, तब एक चीज़ समझ में आई मेरे, किसी किसी की बत्ती कभी कभी लेट जलती है, मेरी भी चली भाई। इसमें हालांकि भारत का फ़ायदा है, अगर ये ख़त्म होता है पेटेंट तो फ़ायदा किसको होगा? अरे भाई पेटेंट सबसे बड़ा सीरम इंस्टीट्यूट को फ़ायदा होगा, क्योंकि सीरम इंस्टीट्यूट एस्ट्राजेनिका और ऑक्सफोर्ड से लाइसेंस लेके ही तो बना रही है वैक्सीन। जब ये राइट्स ख़त्म हो जाएंगे तो सीरम इंस्टीट्यूट को जो वैक्सीन बेच रही है उसमें से शेयर उनको देना नहीं पड़ेगा। यानी ये भी एक एंगल था। एंगल बहुत सारे हैं, किसी भी चीज़ से जोड़ लीजिए। प्रधानमंत्री जी उनके इंस्टीट्यूट में भी गए थे फेरा लगाने, और भी बहुत सारे एंगल हैं, लेकिन उसमें जाने का कोई मतलब नहीं है। सीधी सी निचोड़ की बात यह है कि प्रधानमंत्री ने अगर कहा कि भैया लगा दो प्रिकॉशनरी डोज, तो वो कौन सी प्रक्रिया थी, कौन सा प्रोसेस था, कौन सी जांच पड़ताल थी, कौन से ट्रायल थे जिसके आधार पर तीसरे डोज को सुरक्षित माना गया, ये देश को पता चलना चाहिए। और जो रिपोर्ट आई है इसके ज़रिए वो ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई उनको बता नहीं रहा है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद।